आज इस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी पावर के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसी पावर है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान इसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये शक्ति नहीं चाहिए होगी। ये एक ऐसी पावर है जो डिसाइड करती है कि इस दुनिया में आपकी वैल्यू क्या होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे की, मनी की और उसकी कंप्लीट जर्नी की, कैसे पैसे ने अपनी हुकूमत पूरी दुनिया में कर ली है और कैसे ये इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसके बिना इंसान के जीवन का जीना एकदम नामुमकिन जैसा है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे कि पैसे का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और इसका सफर आज के डिजिटल युग में किस तरीके से हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ मनी। इस पैसे की जर्नी को जानने के लिए हमें जाना होगा हमारे एंशिएंट टाइम में, 17,000 साल पहले 15,000 BC में, जब पैसे का कोई भी अस्तित्व नहीं था और तब जब हम ह्यूमंस जंगल में रहते थे। जब ह्यूमंस के जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं था, तब उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि हमें जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी भूख मिटानी होगी और इसलिए जिंदा रहने के लिए वो शिकार करते थे। शिकार करना, उसे खाना और फिर से शिकार करना, यही उनका जीवन था। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ती जा रही थी और बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हर एक दिन हर किसी को शिकार मिल पाना मुश्किल हो रहा था। इंसान किसी भी चीज के साथ समझौता कर सकता था लेकिन अपनी भूख के साथ नहीं। इसी भूख ने उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये वो समय था जब इंसान ने अपने प्रगत जीवन के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर हमें अपनी इस भूख की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा। और तभी से ह्यूमंस एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर शिकार करने लगे और ऐसी बहुत सी चीजें करने लगे जिससे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद की। पर सिर्फ जुड़ना इस भूख की समस्या का हल नहीं था। वो अपनी चीजें एक दूसरे के साथ बांट सकते थे, लेकिन हर वक्त ये चीज मुमकिन नहीं थी कि वो अपनी चीज एक दूसरे के साथ बांट कर गुजारा कर सके। हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे अगर कोई इंसान कोई चीज ले रहा हो और कोई इंसान अगर कोई चीज दे रहा हो जिसमें दोनों का भी फायदा हो। और तभी से हिस्ट्री का पहला ऐसा सिस्टम सामने आया जिसमें लोग एक दूसरे के साथ चीजों का ट्रेड करते थे, मतलब एक दूसरे की आदान प्रदान करते और इस चीजों की आदान प्रदान करने वाले सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों का ट्रेड करते थे। मतलब अगर इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझे तो सपोज अगर मेरे पास मांस है और किसी और के पास कोई हथियार है, मुझे उसके हथियार चाहिए, मेरे पास जो मांस है वो मुझे उसे ही देना पड़ेगा, उसके बदले में वो मुझे अपने हथियार देगा। इस तरीके की चीज़ों की आदान प्रदान करने वाले सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इसमें इंसान अलग अलग चीज़ों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, लाइक मीट, वेपन्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उन्हें डेली मर्रा के जीवन में जीने के लिए काम आती थी। धीरे धीरे इंसान ने शिकार के साथ अनाज भी उगाना शुरू कर दिया और उसका भी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे। बट अभी समय आगे बढ़ रहा था और बार्टर सिस्टम की बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आने लगी थी। उसमें से पहली प्रॉब्लम थी सही चीज़ों का और सेलर का ना मिलना। बार्टर सिस्टम में अगर हमें किसी चीज़ का ट्रेड करना हो तो सबसे पहले हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास हमें जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल हो, तभी ये ट्रेड पॉसिबल हो सकता था और हम ट्रेड कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गेहूँ है और किसी और के पास चावल है और मुझे अगर उसके चावल चाहिए तो मुझे अपने गेहूँ उसे देने पड़ेंगे और उसके बदले में वो मुझे अपनी चावल देगा। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि बायर और सेलर दोनों का भी ट्रेड करने के लिए अग्री होना। बार्टर सिस्टम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हमें किसी चीज़ का ट्रेड करना है किसी के साथ तो इसमें सेलर और बायर दोनों भी एक दूसरे के साथ अग्री होना ज़रूरी थे। अगर ये दोनों अग्री हो तभी ये ट्रेड हो पाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गेहूँ है और किसी और के पास चावल है और अगर मुझे उसके चावल चाहिए तो मैं उसे अपने गेहूँ दूंगा और उसके बदले में वो मुझे अपने चावल देगा और इस तरीके से ये ट्रेड कंप्लीट हो पाता था। लेकिन अभी हो ये रहा था, सामने वाले पर्सन को अगर मेरी गेहूँ की नीड नहीं हो फिर भी उसे वो लेने पड़ते थे। मतलब हमें अननेसेसरी चीज़ की बाइंग करनी पड़ती थी और इसकी वजह से ये एक बड़ी समस्या बन गई। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि ये गई ट्रेड को याद रखना। बार्टर सिस्टम में जब चीज़ें कम थी
तब उससे ट्रेड करना, उसे याद रखना आसान था। बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, चीज़ों की संख्या बढ़ने लगी, हमें ये याद रखना मुश्किल हो गया कि किसने कौन सी चीज़ ली है और किससे हमें कौन सी चीज़ देनी है। और इन चीज़ों की याद रखने की प्रॉब्लम को समझकर उन लोगों ने अपनी जानकारी पत्तों और पत्थरों पे लिखनी शुरू कर दी, जिससे उन्हें ये याद रहता था कि हमें किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किससे कौन सी चीज़ देनी है। और इस तरीके से शुरू हुआ एक ऐसा सिस्टम जो आज भी हम हिसाब किताब रखने में यूज़ करते हैं, और उस चीज़ का नाम था अकाउंटिंग। इस सभी रीज़न की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो रहा था और इससे हमें अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। अब एक ऐसे सॉल्यूशन चाहिए था जो ये सभी समस्या को जड़ से मिटा पाए, जड़ से सॉल्व कर पाए। अब समय आगे बढ़ रहा था और बार्टर सिस्टम की समस्या हल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उस वक्त के लोगों ने अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी शुरू कर दी। तब उनकी नज़र कुछ अपनी मूल्यवान चीज़ों पर पड़ी, जिससे उन्हें ये समझ में आया कि हमें जो चीज़ चाहिए उसे खरीदने के लिए हम अपनी इन मूल्यवान चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पैसे का कॉन्सेप्ट सामने आया, बट ये वो पैसा नहीं था जो हम आज के ज़माने में चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। ये थी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब एक ऐसी मनी जो मूल्यवान हो, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आती थी जो हम रोज़मर्रा की जीवन में जीने के लिए ज़रूरी थी। कमोडिटी मनी में चीज़ें आती थी लाइक सोना, चांदी, पालतू जानवर, वेपन्स, मसाले, नमक, अल्कोहल और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें जीवन में जीने के लिए काम आती थी। उस वक्त कमोडिटी मनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, उस वक्त के इंसानों ने एज अ जिंदा ह्यूमंस को भी एज अ कमोडिटी मनी की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था और वो उससे ट्रेड करते थे। कमोडिटी मनी की वजह से इंसानों का जीवन अच्छे से चल रहा था और बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी हल हो रही थी। बट अभी समय के साथ कमोडिटी मनी में भी बहुत सी समस्या आने लगी थी। कमोडिटी मनी की सबसे बड़ी और कोर प्रॉब्लम ये थी कि जो चीज़ एज अ कमोडिटी मनी की तरह यूज़ की जाती थी उसका कुछ फिक्स्ड मूल्य नहीं था, जिसकी वजह से हर कोई अपने पास जो चीज़ है उसका मूल्य ज़्यादा है ऐसा बताने लगा। जिसकी वजह से होता क्या था कि किसी को कुछ चीज़ें बहुत कम दाम में मिलती थी और किसी को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दाम में मिलती थी, जिसकी वजह से ट्रेड में एक ट्रस्ट इशू हो जाता था, जिसकी वजह से कमोडिटी मनी की ये एक सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। कमोडिटी मनी की और एक प्रॉब्लम थी, कमोडिटी मनी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समय के साथ खराब होती थी। अब सारी इस प्रॉब्लम की वजह से ट्रेड करना एक बार फिर से मुश्किल हो गया। अब एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो हर एक चीज़ की कीमत फिक्स कर पाए, जो यूज़ करने में ईजी हो और लंबे समय तक चले। अब समय शुरू होता है 600 BC का, मींस आज से 2600 साल पहले जब शुरुआत होती है कॉइन्स की। ये कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर को पिघलाकर बनाए जाते थे, जिन पर अलग अलग जानवरों के सिंबल अंकित किए जाते थे, जिनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती थी कि ये कॉइन्स किसने बनाए हैं। इस कॉइन को आपने कभी नहीं देखा होगा। ये है दुनिया का फर्स्ट और उस वक्त का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉइन, जिसका नाम था द लाइडेनस्टैटर। एक्चुअली चाइना ने 1000 BC में अपने खुद के कॉइन्स बनाए थे जो पीतल और तांबे का यूज़ करके बनाए थे, बट वो लाइडेनस्टैटर की तरह यूज़ करने में लाजमी नहीं थे, जिसकी वजह से लाइडेनस्टैटर को एक नेक्स्ट लेवल की प्रसिद्धि मिली। समय के साथ लाइडेनस्टैटर को एक ऐसी प्रसिद्धि मिली कि हर एक राजा ने, हर एक शासक ने अपने खुद के कॉइन्स बनाए और प्रजा को चीज़ों का ट्रेड करने के लिए अवेलेबल किए, जिसकी वजह से लाइडेनस्टैटर को एक ऐसी प्रसिद्धि मिली कि हर वक्त लाइडेनस्टैटर का यूज़ होने लगा। अब धीरे धीरे लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी जो उन्हें कमोडिटी मनी सिस्टम में आती थी। अब कॉइन की वजह से व्यापार बढ़ने लगा था, हर जगह भारी मात्रा में कॉइन्स का यूज़ होने लगा था। समय था 700 BC का, जब ओवरसीज ट्रेडिंग अपनी पीक पे थी और इसलिए भारी मात्रा में कॉइन्स का यूज़ होता था। और ये वही समय था जब जिसकी वजह से कॉइन्स की अलग अलग प्रॉब्लम सामने आने लगी थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी वेट्स ऑफ कॉइन। जब सिक्के कम हो तब उसे संभालना इजी होता था, बट जब सिक्के ज़्यादा हो तो उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता था, बिकॉज सिक्के का वजन बहुत ज़्यादा होता था और भारी सिक्कों की वजह से लंबी लंबी यात्राएं करना ये बहुत मुश्किल हो रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम थी कॉइन्स का चोरी हो जाने का डर। कॉइन्स मूल्यवान होने के कारण हर वक्त एक डर बना रहता था कि ये कॉइन्स चोरी ना हो जाए। तो थर्ड प्रॉब्लम थी सिक्के बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सी जगह लेते थे। जब कॉइन्स की संख्या कम हो तब वो कम स्पेस लेते थे, पर जब कॉइन्स संख्या ज़्यादा हो और जब इसके साथ लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करनी हो तब वो हमारे जहाज़ में बहुत सी स्पेस लेते थे, जिसकी वजह से हमें यात्राएं करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती थी।
फोर्थ प्रॉब्लम थी सिक्कों की मात्रा अधिक होने के कारण उसका काउंट करना, उसकी क्वांटिटी करेक्ट है कि नहीं, ये जांच पाना बहुत मुश्किल होता था, जिसकी वजह से ट्रेड करने में एक ट्रस्ट इशू पैदा हो रहा था। कॉइन्स की इन चलती प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो हल्की हो, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा सके, सिक्योर हो, कम जगह ले और इजीली काउंटेबल हो। हमें अभी ऐसी चीज की जरूरत थी। अब समय शुरू होता है 1279 का। इसमें फर्स्ट टाइम किसी ने पेपर मनी का कॉन्सेप्ट रियलिटी में लाया और वो था मंगोलियन चाइना का शहंशाह कुबला खान, जो कि जंगीज खान का पोता था। और उसने जो पेपर मनी क्रिएट की थी उसे कहा जाता था IOU। IOU मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इस IOU सिस्टम में हमें अपनी कीमती चीज़ें लाइक सोना, चांदी और रत्न जैसी चीज़ें हमें जो IOU दे रहा है उसके पास रखनी होती थी, और उसके बदले में वो हमें एक पेपर देता था जिससे हम अपनी चीज़ों का ट्रेड करने के लिए यूज़ करते थे। जिसके पास ये IOU होता था उसका एक ही रूल था कि उसे उस शासक के पास जाकर अपनी ये IOU को सबमिट करना पड़ता था, और उसके बदले में उसको जितने के ट्रेड किया है उतना सोना चांदी उससे कलेक्ट करना होता था। यही IOU सिस्टम का रूल था। बट इसमें लोगों ने सोचा कि अगर हमें IOU के बदले में सोना चांदी का ट्रेड करना है, उसके अलावा हम डायरेक्टली IOU से ही ट्रेड करते हैं। इस तरीके से सिक्कों और कॉइन्स की तरह IOU हर जगह पूरी दुनिया में यूज़ होने लगे। IOU से बहुत सारी ट्रेड होने लगे। इसी सभी के बीच में एक ऐसी पावर का जन्म हुआ जो कि आज हर एक देश की इकोनॉमी का मेन पार्ट है, और उस चीज़ का नाम है बैंक्स। अभी IOU पूरी दुनिया भर में फैल चुके थे और इससे इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत जोर शोर से शुरू हो गई थी। इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ लालची लोगों ने उठाया। ये लोग वो थे जो हमें IOU प्रोवाइड करते थे। IOU प्रोवाइडर को हम एज अ बैंक भी कंसिडर कर सकते हैं। हमें ये पता है कि बैंक्स किस तरीके से अपना कमाई करती है। बैंक कमाई करती है लोन देकर, इसलिए बैंक्स ने बड़ी मात्रा में IOU प्रिंट करना शुरू कर दिए। वो उन लोगों को भी IOU देने लगा जिनके पास सोना चांदी नहीं है, मतलब वो एज अ IOU उधार देने लगे, लोन देने लगे, जिसके कारण हर एक के पास IOU हो गए, जिसकी वजह से हर कोई चीज़ खरीद सकता था। बट ह्यूमंस का नेचर तो हम सभी को पता ही है, हम सभी को बहुत सारा पैसा चाहिए, और इसलिए हर कोई अपनी चीज़ों की प्राइस बढ़ाने लगा। मतलब जो चीज़ 10 IOU की मिलती थी वही सेम चीज़ अभी 100 IOU की मिलने लगी, और इससे जन्म हुआ एक ऐसी चीज़ का जिसे हम कहते हैं महंगाई और इन्फ्लेशन। जब लोगों ने इस चीज़ को समझा कि उनकी IOU की प्राइस कम हो रही है, इसलिए हर कोई अपना सोना लेने बैंक्स के पास पहुंच गया। जितना सोना बैंक्स में अवेलेबल था उतनों लोगों को उनका सोना मिल गया। बट अभी बहुत से लोगों को सोने की मांग करने लगे, जिसकी वजह से बैंक ने सारा सोना ख़त्म हो गया, और जिसकी वजह से बैंक पूरी तरीके से दिवालिया हो गया। बिकॉज बैंक ने उतने IOU प्रिंट कर देते जितना उनके पास सोना अवेलेबल नहीं था। इस सारे रीज़न की वजह से बैंक सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो गया, और बैंक पर से सभी लोगों का भरोसा उठ गया, और फिर से एक बार लोग पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस गए। अब समय शुरू होता है 1816 का, जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने एक नया लॉ बनाया। जितना हमारे पास सोना होगा उतने ही हम IOU प्रिंट करेंगे। मींस पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट किया गया। इस लॉ का मोटिव ये था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और लिमिटेड लोगों को लोन देना। धीरे धीरे सभी कंट्री ने इस पेपर मनी और गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। बट पैसे की ये समस्या इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं थी, बिकॉज एक बड़ी समस्या दरवाजे पर अपनी दस्तक देने वाली थी। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तब होता है इन्फ्लेशन, बट जब लोगों के पास पैसा कम होता है तब होता है डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन महंगाई से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और डिफ्लेशन की वजह से कई बार इकोनॉमी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। और यही डिफ्लेशन फेस किया जब पैसे का ये रिलेशन गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट किया गया। इस डिफ्लेशन में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, लाइक कंपनी के प्रॉफिट कम होने लगते हैं। कंपनी के पास कम प्रॉफिट होने के कारण कंपनी मैन पावर को पे नहीं कर पाती, ले ऑफ जैसी सिचुएशन बन जाती है, और इन सभी रीज़न की वजह से इकोनॉमी कम्प्लीटली क्रैश हो गई। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पैसे और गोल्ड रिलेशन को ख़त्म करने का फैसला किया। फिर से एक बार हम पेपर मनी पर आ गए। एक बार बैंक को फिर से अपनी
पैसे छापने की पावर मिल गई और एक बार फिर से बैंक ने तेजी से नोट छापना शुरू कर दिए, पेपर मनी प्रिंट करना शुरू कर दिए। और जब पेपर मनी ज़्यादा होती है कंट्री में तो क्या होता है, ये आप सबको तो पता ही है, होता है इन्फ्लेशन। और यही इन्फ्लेशन एक बार फिर से आया, बट इस बार इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने सेंट्रल बैंक एफईडी की स्थापना की, जो पैसे की इस चीज़ को कंट्रोल करती थी, पैसा देश में ना ज़्यादा हो ना पैसा देश में ना कम हो। इस पैसे को एज अ फिएट मनी भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू एक कागज़ के बराबर होती है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होती है कि जिसको ट्रेड के करने के लिए यूज़ होता है और वो गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल और अप्रूव्ड है। ये वो चीज़ है जो आज हम इसे पैसा और मनी कहते हैं। अभी जो पैसा है, फिएट मनी है, उससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी और हम तेज़ी से ट्रेड कर रहे थे। बट अभी ज़माना आगे बढ़ रहा था और ज़माने के साथ बहुत सी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आगे बढ़ रही थी। अब हमें सिर्फ एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड में एज अ पैसे की तरह वर्क करे, और इसी नीड को समझते हुए जन्म हुआ डिजिटल मनी का। इसमें हमें कुछ डिजिटल डिवाइस के नंबरों पर भरोसा करते हैं और जिससे हम पैसा समझते हैं, बट एक्चुअल में वो पैसा होता ही नहीं है। हम सिर्फ कुछ नंबर के ऊपर भरोसा रखकर हम समझते हैं कि ये हमारे पास पैसा है। इस डिजिटल मनी का कुछ एग्जांपल हम देखें तो लाइक यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये है। ये थी हमारी कंप्लीट पैसे की जर्नी, बट ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होगी जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो आई होप गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।